Hello everyone. Today I am going to start class 9th का second chapter Laws of Motion. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, तो लॉज का मतलब क्या होता है बालकों? लॉज का मतलब होता है रूल्स, नियम। और मोशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बट कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता ही क्यों है? व्हाट कॉजेज मोशन? लेट्स कंसीडर बाई फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अगर मुझे इस कार को मोशन में लेकर आना है तो मुझे इसको पुश करना पड़ेगा, राइट? इन द पिक्चर वी कैन सी द मैन पुशिंग द कार। तो फोर्स एक टाइप का पुश है, ठीक है सर जी। और सर इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि वी कैन से दैट द कार इज बीइंग पुल्ड बाय द टोइंग वैन। तो जो टोइंग वैन है वो कार को पुल कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज अ पुल। तो मोशन का जो कारण है वो है फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो वो फोर्स की वजह से आता है। और फोर्स क्या है? तो सिंपल पुश और पुल इज फोर्स। क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना, हम फोर्स को देख नहीं सकते। बट हम फोर्स को हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं, राइट? इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं फोर्स के, वन बाय वन समझेंगे। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप फुटबॉल को किक करोगे तो ये रेस्ट से मोशन में चली जाएगी, तो फोर्स अप्लाई होने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में चला जाता है। फोर्स किक इज यूज टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। दूसरा काम क्या हो सकता है? फोर्स मोशन के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। जैसे कि द बॉल इज कॉट बाय द फील्डर, आप लोग देख सकते हो। तो फोर्स इज यूज्ड टू चेंज फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। पहले जहां बॉल हमारी मोशन में थी अब वो रेस्ट में आ गई आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन चेंज इट्स स्पीड। तो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर हम लोग कार चलाते हैं तो एक्सेलरेटर या ब्रेक का यूज करके, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो फोर्स यानी कि ब्रेक और एक्सेलरेटर इज यूज टू चेंज द स्पीड। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ओके, जैसे यहां पर आप देख सकते हो द प्लेयर हिट द बॉल टू चेंज द डायरेक्शन। तो फोर्स क्या करेगा? जो हमारी बॉल है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी द पॉटर इज मोल्डिंग द क्ले। तो फोर्स इज यूज टू चेंज द शेप। तो आफ्टर अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स, जो ऑब्जेक्ट है उस, क्या फोर्स के भी टाइप होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? तो फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टग ऑफ वॉर का मैच हो रहा है। ग्रीन वाले बच्चे भी 5 हैं, येलो वाले बच्चे भी 5 हैं, और मान लेते हैं कि ये दोनों बच्चों की जो स्ट्रेंथ है सभी बच्चों की वो इक्वल है। तो बोथ टीम एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है और हम उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में नहीं जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है और हम उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में नहीं जाएगा। मतलब बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में नहीं ले जाता ऑब्जेक्ट को, और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में नहीं ला सकता। अब हम लोगों ने थोड़ा सा बेईमानी की। हमने क्या किया, जो येलो वाली टीम है उसके 3 मेंबर्स को किडनैप किया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हो गया सर जी। अब क्या होगा बालकों? अब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। मतलब जब किसी एक बॉडी पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगते हैं लेकिन वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो इसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब ग्रीन वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, जस्ट लाइक दिस। नाउ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं वो रेस्ट से ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं, एक्सेलरेट भी करा सकते हैं, रिटार्डेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं।
नाउ गैलीलियो एनालिसिस ऑन मोशन, अच्छा सा एनालिसिस है, ध्यान से समझेंगे। लेट्स से अपने पास एक बॉल है और वो इस तरीके से प्लेस्ड है एज सोन इन द डायग्राम। अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो इसका मोशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। गैलीलियो ने एनालाइज किया कि बॉल की जो हाइट है वो दोनों सिनेरियो में सेम है, मतलब जहां हमने रिलीज किया था वो पॉइंट और जहां तक बॉल गई है वो पॉइंट, तो हाइट इन बोथ सिचुएशन इज सेम। When the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो प्लांक है उसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, इस बार भी रिलीज किया, तो इस बार बॉल ने थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करी और हाइट इस केस में भी सेम है ना, तो बॉल इक्वल हाइट पर जाकर ही रुक रही है। इस केस में ऑब्वियसली फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो यहां पर क्या हुआ कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेस द ओरिजिनल हाइट। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये भी ऑब्जर्व किया। अब क्या हो कि अगर हम राइट साइड वाले प्लांक को बिल्कुल सीधा कर दें, मतलब एंगल 0 बना दें और इस बॉल को रिलीज करें, तो ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक ये अपनी ओरिजिनल हाइट पर वापस नहीं आ जाती, और इसको ओरिजिनल हाइट पर वापस लाने का कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्लांक है वो पूरी तरीके से फ्लैट है। तो थ्योरेटिकली ये बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसी तरह से चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये अपनी ओरिजिनल हाइट को प्राप्त ना करे। इन रियलिटी ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। If the right side plank were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced force on the marble in this case are zero. Galileo deduced that object move with a constant speed when no force acting on them. तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने ये पता लगाया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करता रहेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो गैलीलियो के इन्हीं रिजल्ट का यूज आगे जाकर न्यूटन ने किया, बड़ा हरामी हो बेटा। और उन्होंने दिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन स्टडीड आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज जो फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट लॉज माने जाते हैं। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है ना, इसको सीखते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट, मतलब कि रोकना। Inertia is a tendency of a body to resist change in its state of rest और state of motion। तो inertia एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जिस टेंडेंसी की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन और मोशन की पोजीशन को रोकने का ट्राई करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हो कि जो प्लेट्स हैं वो रेस्ट में रहीं, बट जो हमारा चादर का टुकड़ा है वो मोशन में चला गया। तो बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, वो एकदम से मोशन में नहीं आती। सिमिलरली बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसे समय लगता है रेस्ट में आने में। लेट्स अंडरस्टैंड इनर्शिया विद सम मोर एग्जांपल्स। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर आप बस के अंदर बैठे हो और बस अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके उलट अगर बस चलते चलते अचानक से रुक जाती है, अचानक से ब्रेक लगाती है, तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह से अगर आपकी कोई कार किसी टर्न पर एकदम से बेंड होती है तो हम बेंडिंग की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप लोग कैरम खेलो और आप इस तरीके से स्ट्राइकर का यूज करो तो आप ये पाओगे कि सबसे नीचे वाली जो गोटी है वो सबसे पहले आगे जाती है। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया की ही बात करी गई है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied force। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट रिमेन्स मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करना चाहता है जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। लेट्स अस कंसीडर विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। एक बॉल है जो कि रेस्ट में है, तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, जस्ट लाइक दिस, राइट।
दिस लॉ कैन बी सेड इन अनदर वे, इसका एक और तरीका है, ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो विरोध करते हैं अपनी स्टेट के चेंज होने का। ओके तो ये जो रेजिस्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है जो सभी ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया की प्रॉपर्टी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को हम द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर वेलोसिटी। तो उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देते। तो इसका आंसर होगा बालकों इनर्शिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस हैं, रबड़ का इनर्शिया ज्यादा होगा या स्टोन का, साइज दोनों का सेम है। बाईसाइकिल का इनर्शिया ज्यादा होगा या ट्रेन का, 5 रुपीज के कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा या 1 रुपीज के कॉइन का। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। तो अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे तो स्टोन का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा, सेकंड केस में ट्रेन का मास ज्यादा होगा और थर्ड केस में 5 रुपीज के कॉइन का मास ज्यादा होगा। तो इन्हीं तीनों के इनर्शिया भी ज्यादा होंगे। ओके, heavier or more massive object offer larger inertia. Okay, next, in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball changes. ये NCERT के क्वेश्चंस हैं। A football player kick a football to another player of his team who kick the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collect the football and kick it towards the player of his own team. Okay, also identify the agent supplying the force in each case. Good question. You are a good question. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो बॉल की है वो 3 बार चेंज हुई है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज व्हेन द फुटबॉल प्लेयर ऑफ द वन टीम किक द बॉल, सही बात है। सेकंड टाइम द वेलोसिटी चेंज व्हेन अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम किक द बॉल। थर्ड टाइम द वेलोसिटी चेंज व्हेन द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम किक द फुटबॉल। ओके, next, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. तो अगर आप किसी एक पेड़ की ब्रांच को विगरसली सेक करते हो तो उसकी जो लीव्स हैं वो क्यों गिर जाती हैं, तो इसका कारण क्या है। तो बिफोर सेकिंग द ब्रांचेस लीव्स आर एट रेस्ट, सही बात है। व्हेन ब्रांचेस आर सेकन दे कम इन मोशन while the leaves tends to remain at rest due to inertia of rest. As a result, leaves get detached from the branches and fall down. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from the rest? इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पूछ सकते थे कि why do the passenger in a bus tends to fall forward when it suddenly stop, या फिर why do the passenger in the bus tends to fall backward when it starts suddenly। तो दोनों का मतलब एक ही है। आंसर करते हैं इसको। When a moving bus stop, the lower part of our body in contact with the bus come to rest, while the upper part of our body tends to keep moving due to inertia of motion. Hence, we fall downward. इसका उल्टा होता है सेकंड केस में। When the bus accelerates from the rest, the lower part of our body comes into motion along with the bus, while the upper part of the body tends to remains at rest due to inertia of rest. Hence, we fall backward. अब इतना पढ़ने के बाद आप लोग बोलोगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।